प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन जब यही प्यार समलैंगिक हो तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। वैसे बताते चलें कि एलाइसा 3rd ईयर में थी और पढ़ाई के साथ साथ इसी क्रिश्चियन स्कूल में काम भी करती थी। वो काफी दयालु थी, जैसा पहली नजर में ही सबको दिख जाता था। शायद इसी वजह से मार्सेला उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। और सच कहें तो एलाइसा भी अंदर से कुछ वैसा ही महसूस कर रही थी। क्लास में ले जाने से पहले एलाइसा ने यूं ही कह दिया कि उसकी गर्दन पर जो तिल है वो बहुत खूबसूरत है। अपनी तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती। मार्सेला को भी ये सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद एलाइसा उसकी सबसे जान पहचान करवाई। और तो और छुट्टी होने के बाद उसके लिए ताक लगाकर खड़ी रही। वे फिर मिले। एलिसा स्कूल में ही नन्स के साथ रहती थी, लेकिन उसके ख्यालात बिल्कुल अलग थे। वो जाति पाति, धर्म या भगवान जैसी चीजों में ज्यादा यकीन नहीं रखती थी और ना ही वो नन की तरह ईश्वर के नाम पर अपना प्रेम, निष्ठा और निजी जीवन त्याग कर ताउम्र कुंवारी रहना चाहती थी। एलिसा को घोड़े बहुत पसंद थे। दोनों के बीच इधर उधर की खूब बातें हुई। बातों बातों में एलिसा मार्सेला के घर तक आ पहुंची, लेकिन दोनों में से किसी का भी बात खत्म करके जाने का मन नहीं था। आखिर जाते जाते एलाइसा ने मुस्कुराकर बस इतना कहा कि कल से छतरी लेकर आना। ये सब मार्सेला के पिता खिड़की से देख रहे थे। वो एक इज्जतदार आदमी थे, लेकिन स्वभाव से काफी सख्त। मार्सेला की हर हरकत पर उनकी नजर रहती थी। उन्होंने उससे पूछा कि उसके साथ वो लड़की कौन थी। मार्सेला ने बताया कि वो उसी की स्कूल की है और आज उसी ने उसकी मदद की थी क्लास वगैरह दिखाने में। उसकी मौसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। अगली सुबह जब मार्सेला उठी तो अब तक एलिसा का खुमार उस पर छाया हुआ था। वो बार बार एलाइसा से बात करने की प्रैक्टिस करती रही। उसका नाम मन ही मन दोहराती रही, यहाँ तक कि उसके करीब जाने के लिए उसने जानबूझकर छतरी नहीं ली और भीगते हुए स्कूल पहुंच गई। कल की तरह आज भी एलाइसा ने बिना किसी झिझक के उसकी मदद की। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान हमें पता चलता है कि मार्सेला के माता पिता उसे 10 साल की उम्र में एक अनाथालय से लेकर आए थे और सबको यही बताया था कि वो उनकी सगी बेटी है। लेकिन ये बात मार्सेला को हमेशा अंदर ही अंदर खटकती रहती थी। उसे खुद नहीं पता था कि वे लोग उसके असली माता पिता हैं भी या नहीं। एक दिन स्कूल के बाद एलिसा मार्सेला को बीच पर घुमाने ले जाती है। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वे खुलकर बात नहीं कर पा रही थीं। इतना जरूर दोनों ने मान लिया कि उन्हें एक दूसरे के सपने आते हैं, मगर उन सपनों का जिक्र करने से दोनों ही कतराती रही थीं। आखिरकार एलाइसा बताती है कि उसे घोड़े बहुत पसंद हैं। सपनों में वो समंदर पार कर कई बार घुड़सवारी करते हुए स्पेन से बाहर जा चुकी है, दूसरे देश अर्जेंटीना। लेकिन हकीकत में उसे पानी से डर लगता था, लेकिन मार्सेला के होते हुए नहीं। वो उसे प्यार से हाथ पकड़कर पानी के अंदर ले गई, उसके डर के भ्रम को तोड़ा और दोनों ने खूब एंजॉय करा। ये पल एलिसा के लिए किसी सपने जैसा था। एक दूसरे के साथ वो बेहद खुश नजर आ रही थीं। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। एलाइसा का मन फिर भी नहीं भरा था। तब मार्सेला उसे समझाती है कि अब उसे जाना होगा, उसके माता पिता उसकी राह देख रहे होंगे। इस पर एलाइसा कहती है कि अगर वो आज मर गई तो उससे पहले बस इतना कहना चाहती है कि आज बीच पर बिताए ये पल उसकी जिंदगी के अब तक के सबसे खुशनुमा पल होंगे। ये एक तरह से उसके प्यार के इजहार का इशारा था और मार्सेला ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। वो कहती है कि एक दिन मैं तुम्हें एक घोड़ा खरीद दूंगी। घर गई तो बाप ने चाटे जड़ दिए। यकीनन उन्होंने मार्सेला को एलाइसा को चूमते हुए देख लिया होगा। अगले दिन से उसके स्कूल जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। उधर एलिसा परेशान। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो अगले दिन उसके घर तक चली आई। माँ बाप भी घर पर नहीं थे। वो काफी देर तक एक दूसरे को मादक नजरों से घूरते रही। यकायक एलिसा ने अपने गर्दन के तिल को सहलाते हुए बताया कि उसके पूरे शरीर पर ऐसे बहुतेरों तिल है। मार्सेला कहती है कि किसी दिन मुझे वो दिखाओगी। एलिसा को तो कब से इस पल का इंतजार था। वे करीब आए ही थे कि कुत्ते भौंकने शुरू कर दिए। मार्सेला को समझते देर नहीं लगा कि उसके पिता आ गए होंगे। उसी पल उसने पढ़ाई का माहौल इख्तियार कर लिया। पिता एलिसा को घर पर देख सवाल किए तो उसने बहाना बना दिया कि वो स्कूल नहीं जा रही, इसलिए एलिसा उसका होमवर्क पूरा करवाने आई है। पिता ने उसी पल एलिसा को भगा दिया। मार्सेला के परिवार ने उसका स्कूल बदलवाने का फैसला कर लिया, लेकिन मार्सेला इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। इस बात को लेकर घर में खूब जोर जबरदस्ती हुई। आखिरकार हालात ऐसे बने कि मार्सेला को पढ़ाई के लिए मैड्रिड भेज दिया गया। इसके बावजूद दोनों का रिश्ता टूटा नहीं।
मार्सेला को लगातार एलिसा के खत मिलते रहे और वो भी बराबर जवाब भेजती रही। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। अब एलाइसा एक स्कूल टीचर बन चुकी थी। मार्सेला की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और वो वापस लौट आई, सीधे एलाइसा के पास। एलाइसा के घर में ढेर सारी ड्राइंग्स पड़ी थीं, जो उसने इन 3 सालों में मार्सेला की याद में बनाई थीं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गईं। जिस पल के लिए उन्होंने 3 साल इंतजार किया था, वो आखिरकार आ चुका था। अब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या कहेगी। उन्होंने हमेशा साथ रहने का फैसला कर लिया। उनका प्लान साफ था। मार्सेला यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल में ज्वाइन करेगी और उसके बाद एलिसा भी वहीं ट्रांसफर करवा लेगी। सब कुछ बिल्कुल उनके प्लान के मुताबिक हुआ और जल्द ही दोनों एक ही स्कूल में टीचर बन गईं। घर से स्कूल जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। उसी रास्ते पर एक कंपनी के लोग पेड़ काटने का काम करते थे। अक्सर उनसे उनकी बहस हो जाती थी, लेकिन एलाइसा और मार्सेला को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका रिश्ता अपने सबसे सुनहरे दौर में था और वो हर दिन उसे पूरी तरह जी रही थीं। इसी बीच एक दिन एलिसा को एक चिट्ठी मिलती है। उसका कजिन ब्रदर मारियो डूबकर मर चुका था। वैसे तो उसका जन्म क्यूबा में हुआ था, लेकिन होश संभालने के बाद वो इंग्लैंड में जाकर बस गया था। उसके परिवार में एलिसा ही इकलौती रिश्तेदार थी। हालांकि एलिसा उसे बहुत करीब से जानती भी नहीं थी। घर के अंदर प्यार और सुकून भरे पल धीरे धीरे उनकी सोशल नाइट तक जा पहुंचे। यहीं से हालात बिगड़ने लगे। गांव का एक लकड़हारा जो रोज मार्सेला को अजीब नजरों से देखा करता था, उसने सोशल नाइट में मार्सेला से डांस के लिए पूछा। मार्सेला मना नहीं कर पाई, क्योंकि अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उन्हें भी दूसरों की तरह व्यवहार करने का ढोंग करना पड़ता था। हालांकि उस लकड़हारे को उन दोनों पर पहले से ही शक हो चुका था। उनकी नजदीकियां गांव वालों की नजर से छुपी नहीं थीं। गांव की औरतों को भी उनका साथ कुछ ठीक नहीं लगता था, लेकिन एलिसा और मार्सेला ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपनी खुशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। उधर दिन ब दिन उस लकड़हारे की दीवानगी मार्सेला के लिए बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो सीधे उनके घर पहुंच गया। एलिसा ने दरवाजा खोला और आने की वजह पूछी। लकड़हारे ने कहा कि वो मार्सेला से बात करना चाहता है। अगले हफ्ते डांस नाइट पर उसे साथ ले जाने के लिए पूछने आया है। एलिसा ने साफ मना कर दिया और कहा कि मार्सेला नहीं जाएगी, लेकिन लकड़हारा जिद पर अड़ गया। वो कहने लगा कि यही बात वो मार्सेला के मुंह से सुनना चाहता है। इस पर एलिसा ने उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद लकड़हारा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और अपमानजनक बातें कहने लगा। ये सब एक औरत देख रही थी। धीरे धीरे ये बातें गांव की औरतों में फैलने लगीं। नतीजा ये हुआ कि एलाइसा पर छुपकर पत्थर फेंके गए। उसका सिर फट गया। वो लहूलुहान हो गई और किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची। इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस दौर में समलैंगिक रिश्ता अपराध माना जाता था, लेकिन दुनिया चाहे जो कर ले, एलाइजा और मार्सेला एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थीं। कई दिनों तक उन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं मिला जो उस समय समलैंगिकता को स्वीकार करता हो। आखिरकार दोनों ने ब्यूनस आयर्स जाने का फैसला किया, अर्जेंटीना की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन न जाने क्यों एलिसा मार्सेला को अकेला छोड़कर चली गई। लकड़हारे के लिए अब मार्सेला आसान शिकार बन चुकी थी। उसे अकेला देखकर लकड़हारा फिर उससे बात करने आया। बातचीत में पता चला कि एलाइसा क्यूबा जा चुकी है और मार्सेला के घर में रसोई की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर लकड़हारे ने उसी रात लकड़ियां लाने की पेशकश कर दी। मजबूरी में मार्सेला ने हामी भर दी और कहा, ले आना। रात को वही लकड़हारा मार्सेला के घर लकड़ियां लेकर आया। रास्ते भर वो एक गाना गुनगुनाता रहा, एक ऐसी लड़की के बारे में जो सब कुछ छोड़कर भाग गई ताकि वो अपने प्यार के साथ रह सके। उसकी आवाज सुनते ही मार्सेला ने तुरंत कैंडल बुझा दी। कुछ वक्त बाद एलिसा क्यूबा से लौट आई, लेकिन अब उसका पूरा हुलिया बदल चुका था। दरअसल क्यूबा जाने का उसका एक खास मकसद था। वो अपने चचेरे भाई मारियो का बपतिस्मा प्रमाण पत्र लेने गई थी। वही मारियो जो डूबकर मर चुका था। ये कागज दरअसल उसकी पहचान का सबूत था। एलिसा ने तय कर लिया था कि वो मारियो बनकर मार्सेला से शादी करेगी। यहाँ के चर्च के पादरी एलिसा की बनाई हुई कहानी में आ गए। उन्होंने उसे मारियो मान लिया। एलिसा ने बताया कि वो मार्सेला नाम की लड़की से शादी करना चाहता है। पादरी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन दोनों की शादी करवा दी गई। लेकिन घर लौटते वक्त गांव के कई लोगों की नजर उन पर पड़ चुकी थी। शक गहराने लगा। कुछ ही देर में मोहल्ले के लोग एक पादरी को साथ लेकर उनके घर आ पहुंचे।
वो मार्सेला के पति के लिंग की शारीरिक जांच करना चाहते थे। मार्सेला ने उन्हें घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि उसके पति मारियो की शक्ल एलिसा से मिलती जुलती है और सच्चाई तो कुछ ही महीनों में सबके सामने आ जाएगी जब वो मारियो के बच्चे की मां बनेगी। फिलहाल मार्सेला ने उन्हें वहां से भगा तो दिया, लेकिन खतरा टल चुका था। ऐसा नहीं कहा जा सकता था। कुछ ही देर में हालात और बिगड़ गए। गांव के लोग उनकी खिड़कियों पर पत्थर फेंकने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे, मार्सेला, अगर तुम्हारा पति मर्द है तो अभी बाहर निकलो और साबित करो। पूरा गांव उन्हें वैश्या कहकर पुकार रहा था। लोग लाठी, डंडे और भाले लेकर उनके घर के बाहर जमा हो गए थे। उनका प्यार लैला मजनू से भी ज्यादा बगावती बन चुका था। आखिरकार मारियो को उस पादरी के सामने हाजिर होना पड़ा। उसने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि सारी अफवाहें झूठी हैं, लेकिन इस बार पादरी उसकी झांसे में नहीं आए। उसी पल उन्होंने गार्ड को आदेश दिया कि मारियो का लिंग चेक किया जाए। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो एलिसा सच्चाई उगल दी। पादरी फट पड़े और कहा कि तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की जुर्रत की है। तुम दोनों औरतें नर्क की आग में जलोगी। कुछ दिनों में ये खबर पूरे देश दुनिया में फैल गई। हर कोई इस खबर में दिलचस्पी ले रहा था, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भाग जाना। बॉर्डर पर पेपर चेक हुआ और उन्हें जाने दिया गया। दरअसल वो स्पेन छोड़कर पुर्तगाल भाग रही थी। अब उनके चेहरे पर सुकून था। ऐसा लग रहा था कि वो सारी परेशानियों को पीछे छोड़ आई। ये वक्त था 1901 का। उस दौर में पोर्टो, पोर्तुगल का एक व्यस्त बंदरगाही शहर था, जहां बाहर से आए लोगों का आना जाना आम बात थी। एलिसा और मार्सेला ने यहीं पहचान छुपाकर दिन रात काम करना शुरू किया, ताकि अर्जेंटीना जाने वाले जहाज का टिकट खरीद सकें। हर दिन यही डर लगा रहता था कि कहीं उनकी असल पहचान उजागर न हो जाए। इसी बीच मार्सेला प्रेग्नेंट हो गई। 2 महीने तक लगातार काम करने के बावजूद वे सिर्फ एक टिकट के पैसे ही जुटा पाईं। अनुमान था कि बाकी रकम जुटाने में उन्हें कम से कम 2 महीने और लगेंगे, लेकिन उससे पहले ही पोर्टो की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एलिसा पूछती है कि उनका कसूर क्या है। इस पर जेल का वार्डन बताता है कि उन्होंने ईश्वर की अवहेलना की है। उसका सबसे बड़ा अपराध था जाली दस्तावेजों के जरिए एक लड़की से शादी करना, जबकि वो खुद भी एक लड़की थी। अब यहाँ का कानून तय करेगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। सजा पूरी होने के बाद उन्हें वापस स्पेन भेज दिया जाएगा। ये सुनकर एलिसा डर जाती है, क्योंकि वे भागी ही इसलिए थीं ताकि स्पेन के कानून से बच सकें। उस समय स्पेन में समलैंगिक विवाह पर 20 साल की सजा का प्रावधान था, यानी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ती। वहीं अब एलिसा को भी लगने लगा था कि वो मार्सेला को बचाने में नाकाम रही। कुछ भी हो, मार्सेला को बस यही मायने रखता था कि वो एक दूसरे के साथ थे, अंजाम चाहे जो हो। कुछ ही दिनों में इस मामले की चर्चा देश विदेश तक फैल गई। अखबारों में हेडलाइंस छपने लगीं। कुछ लोग उन्हें अपराधी मान रहे थे, तो कुछ लोग उन दोनों लड़कियों के लिए दुख भी महसूस कर रहे थे। जेल में उन स्पेनिश औरतों के होने वाले बच्चे के लिए उपहारों का तांता लग चुका था। अंदर की कैदी महिलाएं भी उनका भरपूर साथ दे रही थीं। जल्द ही वो दिन आ गया जब मार्सेला ने एक बच्ची को जन्म दिया। उस वक्त जेल वार्डन की पत्नी भी वहां मौजूद थी और बड़ी मासूमियत से माँ बेटी को देख रही थीं। उनके मन में कुछ चल रहा था। उधर पोर्टो के गवर्नर की पत्नी भी अक्सर उन स्पेनिश महिलाओं के बारे में बात किया करती थीं। वो उनसे मिलना चाहती थीं। गवर्नर खुद भी उनकी कहानी जानने को उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने जेल के वार्डन को बुलाया। वार्डन बताते हैं कि सच में उन स्पेनिश औरतों से मिलने रोज नए नए लोग आते हैं और साथ में उपहार भी लाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई मुश्किल सामने आ गई थी। गवर्नर ने बताया कि स्पेनिश सरकार उन दोनों औरतों पर यहाँ मुकदमा चलाने का दबाव बना रही है, ताकि उन्हें स्पेन ले जाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और एक मिसाल कायम की जा सके, ताकि आगे कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। ये सुनकर वार्डन को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि वे कोई अपराधी नहीं हैं, बस 2 बेवकूफ औरतें हैं जिनसे गलती हो गई। अगर उन्हें स्पेनिश अथॉरिटी के हवाले किया गया तो वहां उन्हें 20 साल की सजा होगी। इस पर गवर्नर ने कहा कि अगर हो सके तो उन्हें चुपके से जेल से भगाने का इंतजाम कर दिया जाए, लेकिन ये सब पूरी तरह से लीगल होना चाहिए। इधर बच्ची के जन्म के बाद उपहार और भी बढ़ गए थे, इतने कि जेल से निकलने के बाद वे आराम से किराए पर घर ले सकती थीं। लेकिन मार्सेला खुश नहीं थी। उसे पता था कि यहाँ से रिहा होते ही उन्हें स्पेन भेज दिया जाएगा।
ऊपर से ठंड की वजह से बच्ची की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी। ये बात जैसे ही एलिसा को पता चली, उसने पूरे जेल में हंगामा खड़ा कर दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद पता चला कि बच्ची को निमोनिया हो चुका है। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर बुखार नहीं उतरा तो उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर जेल वार्डन की पत्नी ने समझदारी दिखाई। वो जच्चा बच्चा दोनों को अपने घर ले गई और उनका पूरा ख्याल रखा। कुछ ही दिनों में बच्ची खतरे से बाहर आ गई। तब एलाइसा ने उनका धन्यवाद किया और पूछा, क्या आपके भी बच्चे हैं? वार्डन की पत्नी ने बताया कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वार्डन उन्हें ज्यादा दिन अपने घर पर नहीं रख सकते थे। उन्होंने वापस जेल भेजने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे स्पेनिश अथॉरिटी को बिना खबर दिए उन्हें रिहा करने को तैयार हैं। प्लान ये था कि रिहाई की तारीख 3 दिन आगे रखी जाएगी और इस बीच उनके अर्जेंटीना जाने का पूरा इंतजाम कर दिया जाएगा। ये सुनकर एलिसा बहुत खुश हो गई, लेकिन जेल लौटने के बाद एक सच्चाई सामने आई। इतनी मेहरबानी के पीछे कोई और ही वजह थी। मार्सेला अपनी बच्ची को वार्डन की पत्नी के पास छोड़ आई थी। दरअसल मार्सेला समझ चुकी थी कि उनके साथ उस बच्ची का कोई भविष्य नहीं है। उसे अब अपनी ही की गई हरकतों पर पछतावा होने लगा था। वो खुद से सवाल करने लगी थी कि उसने ये सब करने की हिम्मत कैसे जुटाई। असल में ये पूरा प्लान एलाइसा का था। प्लान ये था कि मार्सेला उस लकड़हारे के साथ कुछ रात गुजारेगी। उसने ठीक वैसा ही किया और कुछ दिन बाद प्रेग्नेंट हो गई। इसके तुरंत बाद एलिसा मारियो बनकर मार्सेला से शादी कर लेगी। बच्चा हो जाने के बाद किसी को एलाइसा यानी मारियो पर शक भी नहीं होगा, लेकिन उनका ये पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो गया और इसकी कीमत सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उस मासूम बच्ची ने भी चुकाई। आखिरकार वार्डन ने उन्हें अर्जेंटीना का टिकट दिया और चुपचाप रवाना कर दिया। मार्सेला अपनी बच्ची से अलग होकर खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो टूट ही गई। अर्जेंटीना पहुंचने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। वहां भी तिरस्कार ही झेलना पड़ा। मार्सेला को अपनी जिंदगी गुमनामी में बिल्कुल अकेले गुजारनी पड़ी। रही बात एलिसा की, तो वो लोगों की नजरों से पूरी तरह गायब हो गई। मतलब यहाँ भी लोगों ने उनको साथ नहीं रहने दिया। कहानी की शुरुआत में जिस लड़की को हमने अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए अर्जेंटीना आते देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि मार्सेला की बेटी थी। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। जाने से पहले वो अपनी माँ से पूछती है, क्या ये सब करना सही था? मुझे किसी और के पास छोड़ देना? इस सवाल का जवाब मार्सेला के पास नहीं था, लेकिन वो इतना जरूर कहती है कि उसे जेल के वार्डन पर पूरा भरोसा था। तभी बेटी कहती है, हाँ 100% सही था। सच में वो बेहतर पेरेंट्स थे। उन्होंने मेरी परवरिश सबसे अच्छे तरीके से की। दोस्तों, अब आप असली मार्सेला और एलिसा की तस्वीरें भी देख सकते हैं। अब जरा सच्चाई पर नजर डालते हैं। साल 2005 में स्पेन ने कानूनी रूप से समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया था। साल 2019 तक पूरी दुनिया में सिर्फ 25 देशों में ही यह कानूनी रूप से मान्य था। आज भी कई देशों में समलैंगिकता अपराध मानी जाती है। कुछ देशों में इसके लिए 14 साल तक की सजा है और हैरानी की बात यह है कि 13 देशों में आज भी इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान मौजूद है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर साझा कीजिए।